तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है, बुला लेना है अपने फ्रेंड्स को और फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच कंडीशन डिस्क्राइब द सेक्स करेक्टली। यहाँ ध्यान से पढ़ना, यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है वो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड गिवन है। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फटाफट से आंसर करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग लकी, गुड मॉर्निंग मॉनी, आ जाओ जी फटाफट। विच कंडीशन डिस्क्राइब सेक्स करेक्टली, कौन सी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो 1 क्या दे रखा है ऑप्शन, एक्सो कंडीशन एज इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस द फीमेल सेक्स। सेकेंड दे रखा है XX सेक्स क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। थर्ड है ZZ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। एंड फोर्थ दे रखा है XO सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। तो करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फटाफट से आ जाओ और आंसर करना स्टार्ट कर दो। वेरी गुड पराकृति, गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड लकी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो करेक्ट आंसर की बात करें, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रही थी, ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है वो बिल्कुल सही थी। यहाँ क्या था, एक्सो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हमारे पास अमीबा है, बैक्टीरिया है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि इनके पास नेचुरल डेथ नहीं होती। तो रीजन बताओ क्यों नहीं होती। ऑप्शन दे रखा है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेकेंड है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। थर्ड दे रखा है पेरेंटल बॉडीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द ऑफस्प्रिंग। एंड फोर्थ है यहाँ दे आर माइक्रोस्कोपिक। तो बताओ करेक्ट क्या होगा। नेचुरल डेथ नहीं होती, यानी कि किस तरह से सरवाइव करते होंगे। गुड मॉर्निंग शेफाली, गुड मॉर्निंग यश, फटाफट आ जाओ और आंसर करने स्टार्ट कर दो। क्या होगी करेक्ट स्टेटमेंट, नेचुरल डेथ नहीं होती किन ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हमारे पास अमीबा हो गया, बैक्टीरिया है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ नेचुरल डेथ नहीं होती। तो मेन रीजन क्या है, नहीं होती। वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेन रीजन क्या है यहाँ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे होते हैं, पेरेंटल बॉडी ही डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स में, तो इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी। यहाँ बात करें कि टर्म हेल्थ को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में डिफाइन करा है, लेकिन अगर आप बोलो कि प्रॉपर बताओ, मोस्ट एक्यूरेट बताओ, तो आप कौन सी डेफिनेशन यहाँ सेलेक्ट करोगे। तो ऑप्शन है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस कंडीशन। सेकेंड दे रखा है हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस। थर्ड है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और फोर्थ है यहाँ हेल्थ इज द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। करेक्ट आंसर फटाफट से, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और जितने प्रेजेंट हैं सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को बुला लो। बिल्कुल करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। हेल्थ की बात आएगी तो कैसे डिफाइन करेंगे, पर्सन, मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, इट इज अ स्टेट। जहां हम बात करेंगे ये स्टेट है जहां कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग देखा जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हेल्थ बोलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। यहां ध्यान रखना किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो गिवन ऑप्शन में से आप एज अ वेक्टर किसे सेलेक्ट करोगे। ऑप्शन है आपके सामने एक्स फेज, टीआई प्लाज्मिड, थर्ड दे रखा है रेट्रोवायरस एंड फोर्थ है PBR322। तो करेक्ट आंसर आपको डीएनए का फ्रेगमेंट इंट्रोड्यूस करना है ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर। तो देख लो अगर ह्यूमन के अंदर भेजना है तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे। फटाफट से आंसर करेंगे सभी, ठीक है ठीक है। और बच्चे बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर करना है आपने। बिल्कुल सही, रेट्रोवायरस की हेल्प लेंगे, रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर यूज करेंगे। रेट्रोवायरस की बात करें तो कॉमनली एज अ वेक्टर यूज होता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट
in human lymphocyte as in gene therapy of ADA deficiency। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम हैज। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम पढ़ा है आपने, जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको बताना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने हैं एक चाइल्ड में जो डाउन सिंड्रोम है जिसे, कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 45, सेकंड में है 46, 47 या फिर 48। करेक्ट आंसर, डाउन सिंड्रोम पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता दो कि अगर कोई पर्सन जिसे डाउन सिंड्रोम है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा। और बच्चे बताइए, करेक्ट आंसर करेंगे फटाफट से। करेक्ट आंसर, गुड। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कितना, किस वजह से क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 47 हो जाता है। रीजन क्या है 47 होने का, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन दे रखा है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। ध्यान रखना इसका। सेकंड दे रखा है, ज़ूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। थर्ड है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। एंड फोर्थ है यहाँ, कॉनिडिया आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम। तो आपको क्या सेलेक्ट करनी है, आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा भाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। ज़ूस्पोर्स की बात करें तो ज़ूस्पोर क्या है, मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में इसे क्या बोल रहे थे कि ये सेक्सुअल है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। बताओ जरा किससे ट्रांसमिट होती है। हाउस फ्लाई दे रखा है ऑप्शन में, एडीज मॉस्किटो है, कॉकरोचेस है, एंड 4 दे रखा है फीमेल एनाफिलिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फटाफट से, फटाफट आंसर करो जल्दी से, क्या होगा। द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। अच्छा, एग्जाम की डेट 22 हो गई 8 से, चलो कोई नहीं, और ज्यादा टाइम मिल गया, अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो ठीक है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। यहां बात करें किससे स्प्रेड होता है, किससे स्प्रेड देखने को मिलता है, या चिकनगुनिया की बात करें तो स्प्रेड देखने को मिलता है एडीज मॉस्किटो से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखा है, हाई लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्च। सेकेंड है, oogoneal cells start to proliferate and give to functional ova in regular cycles for puberty onward. Third है, sperm released from seminiferous tubule are poorly motile and non-motile. Fourth है, progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. तो करेक्ट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताओ। यहाँ पे जैद को ऐसे पता है क्योंकि जैद यहाँ पढ़ाई करने नहीं आया है, एक जस्ट पता लगा लिया है कहाँ से है, तो बस वो ही चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस तो मिल रहे हैं ना, अगर वही चीज आपके पास है तो आप यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ कुछ तो सीखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा, करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। गुड, यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें तो आपको क्या सेलेक्ट करना था, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी। रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो, oogenesis की बात करें तो इनिशिएट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल
फॉर्म, जब इसी स्टेज में क्या बनते हैं, बहुत सारे oogonia बनते हैं विद इन द ईच फीटल ओवरी के अंदर ही बनते हैं। स्पर्म की बात करें, अबाउट 3rd month ऑफ फीटल ओवरी, अनलाइक स्पर्म फॉर्मेशन दैट स्टार्ट एट प्यूबर्टी, यहाँ लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन की बात करें तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। एग फॉर्मेशन बिगेन्स बिफोर बर्थ, लेकिन एग फॉर्मेशन की बात करें तो ये बर्थ होने से पहले ही बनने लग जाते हैं। तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, तो यहाँ बात करें oogonia सेल्स जो है वो बर्थ के बाद ऐड नहीं होते। तो करेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना, रॉन्ग स्टेटमेंट जो इन्होंने दे रखी थी इस क्वेश्चन में वो कौन सी थी, सेकंड वाली थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज, करेक्ट बताना कहां पे प्रोडक्शन होता है यहाँ पर ADA का। बोन मैरो है, लिम्फोसाइट है, ब्लड प्लाज्मा है और 4 दे रखा है मोनोसाइट। करेक्ट आंसर, आपने इससे लिंक भी पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा भाई, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज, क्या है करेक्ट साइट ऑफ प्रोडक्शन, फटाफट से आंसर करना, करेक्ट बताना है, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट क्या होगा, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA, आपने इससे रिलेटेड पढ़ा है NCERT में, जहां आपने इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम देखी थी। गुड, तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या है साइट ऑफ प्रोडक्शन, यहां ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन्यूप्लॉइडी विच अकर ड्यू टू लॉस ऑफ कंप्लीटली होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज, तो यहाँ पे बात करें एन्यूप्लॉइडी की, उसमें कंडीशन दे दी है कि यहाँ पे बात करें तो लॉस ऑफ कंप्लीट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पूरे के पूरे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का लॉस देखा गया, तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी, इसे ट्राइसोमी बोलोगे, नलीसोमी बोलोगे, टेट्रासोमी बोलोगे या फिर यूप्लॉइडी। करेक्ट आंसर करेंगे सभी, करेक्ट आंसर फटाफट से जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब वो आपसे बोले लॉस ऑफ कंप्लीट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन कहलाती है नलीसोमी, ध्यान रखना है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रेमिटॉइड अर्थराइटिस, तो आपको इसका रीजन बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 क्या है, लिम्फोसाइट बिकम मोर एक्टिव, सेकेंड है स्टेटमेंट बॉडी अटैक सेल्फ सेल, थर्ड दे रखा है मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, फोर्थ है द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस। तो करेक्ट बता दो, यहां आपने पढ़ा होगा कि बॉडी जो है अपनी ही सेल्फ सेल पे अटैक करने लग जाती हैं, तो ऐसा क्या कौन सी स्टेटमेंट है जहां आप ये चीज बता सकते हो, करेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहां करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड में बोल रहे हैं सेकंड और फोर्थ है, थर्ड में बोल रहे हैं थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, और फोर्थ ऑप्शन में है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड शेफाली, गुड अनिल, वेरी गुड रिया। और बच्चे बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर, गुड देवांशी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। तो यहां पे ध्यान रखना करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो इसकी बात करें, ये जो दे रखा है इन्होंने रेमिटॉइड अर्थराइटिस, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बात करें तो दोनों ये जो केस दे रखे थे कि बॉडी जो है सेल्फ सेल को ही अटैक करने लग जाती है। अब बॉडी अगर सेल्फ सेल को ही अटैक कर रही है, यानी कि बॉडी के पास जो एबिलिटी थी डिफरेंशिएट करने की, जो बॉडी पता लगा पाती थी कि मेरी बॉडी का सेल है या फिर कोई फॉरेन सेल है, तो वो एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं जो सबसे पहली जीन थेरेपी दी गई थी वो किसके ट्रीटमेंट के लिए दी गई थी। ऑप्शंस दे रखा है एड्स, सेकंड है कैंसर, थर्ड है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फोर्थ दे रखा है सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ADA। तो करेक्ट आंसर बताओ, सबसे पहली जीन थेरेपी, करेक्ट बताओ, करेक्ट क्या होगा, फटाफट आंसर करो। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सबसे पहली जीन थेरेपी की बात करें तो किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए
दी गई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे। गुड, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही। तो करेक्ट कर रहे हो आंसर। यहाँ पे जो पहली दी गई थी वो किसके लिए दी गई थी? डेफिशिएंसी ऑफ ADA के लिए दी गई थी। किसे दी गई थी? एक 4 साल की ओल्ड गर्ल थी, उसको दी गई थी। एक 4 साल की बच्ची को ये ट्रीटमेंट दिया गया था। चलते हैं 13 पे। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय। आपको बताना है ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की बात करें तो ये किसने दी थी? करेक्ट आंसर कर दो, करेक्ट आंसर कर दो। यहां दे रखा है ऑप्शन 1 में मेंडल, लेमार्क, थर्ड दे रखा है हेक्केल एंड फोर्थ है अगस्ट विस्मैन। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर, और जितने प्रेजेंट है फटाफट से सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दी थी ये थ्योरी? गुड, बिल्कुल सही, दिख गया होगा आंसर। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 14 की तरफ। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी। तो बता दो ये जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सेक बनता है मैच्योरिटी पे बात करें तो कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल? ऑप्शन दे रखा है 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्स, सेकंड है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, थर्ड है यहाँ 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, और फोर्थ क्या दे रखा है 7 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फटाफट से बता दो, वो डायरेक्ट ही दिख गया था, क्वेश्चन में ही आंसर था। जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सभी। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक के बारे में पूछ रहे हैं, कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल? वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो ये तो पता है कि कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स होती हैं, तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू? आपको बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। ऑप्शन 1 है स्प्लीन, सेकेंड है टॉन्सिल्स, थर्ड दे रखा है अपेंडिक्स एंड फोर्थ है यहाँ थाइमस। तो करेक्ट आंसर कौन सा गिवन ऑप्शन में से लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है? फटाफट से और करेक्ट आंसर करो, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है। लिम्फॉइड टिश्यू आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इस पे जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है उसका ध्यान रखना, हो सकता है वो आपको लेबल करने के लिए आ जाए। चलो चलो यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? गुड, करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अपेंडिक्स की बात करें तो ये है क्या? एक्चुअल में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसी भी काम का नहीं है और ये लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। 16 पे चलते हैं। विच ग्रुप रिप्रेजेंट मिनिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट इन इंडिया? यहाँ पे आपको अगर नंबर याद होगा ना, जो आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में कि इस रीजन में इतना नंबर ऑफ दिस स्पीशीज मिलता है, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। अभी आपको क्या बताना है? आपको बताना है विच ग्रुप रिप्रेजेंट मिनिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स इन इंडिया। ऑप्शंस देख लो। 1 दे रखा है इन्होंने बर्ड, सेकेंड है आपके सामने मैमल्स, थर्ड दे रखा है रेप्टाइल्स एंड फोर्थ है यहाँ पे एम्फीबियंस। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? मिनिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट इन इंडिया। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर करेंगे सभी। गुड, चलो चलो पता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2। मैमल्स की बात करें तो सबसे कम नंबर ऑफ स्पीशीज है और कितनी है? 410 स्पीशीज है इंडिया में। 17 पे चलते हैं। What is genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं? मस्कुलाइन डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। गायनेकोमस्टिया होता है यहाँ पे बात करें गायनेकोमस्टिया तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल्स के अंदर, और इसी के बाद पूछ रहे हैं इज स्टेराइल। तो कौन से डिसऑर्डर को बता रहे हैं? टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है या फिर एडवर्ड। करेक्ट आंसर करेंगे सभी।
फटाफट से करेक्ट आंसर और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर बता दो इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, गायनेकोमस्टिया एंड इज स्टेराइल। करेक्ट आंसर। वेरी गुड रिया, गुड अनन्या, देवांशी, शेफाली, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे जो कंडीशंस देखने को मिलती है क्या होता है, विच इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप। कितना हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर 47 XXY क्रोमोसोम की कंडीशन है, बट ओनली द सन विल बी अफेक्टेड बाय डिजीज। तो यहाँ पे इसके सिम्टम्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। Which one is not applicable to RNA? गिवन ऑप्शन में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा आरएनए पे। पहला दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, सेकेंड है 5 फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड, थर्ड दे रखा है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस एंड फोर्थ दे रखा है 4 गाफ्स रूल। तो करेक्ट आंसर विच वन इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा आरएनए के ऊपर। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, करेक्ट सेलेक्ट करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोल रहे हैं 5 फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस एंड 4 गाफ रूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आराम से स्टेटमेंट पढ़ के आंसर करना। करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, कुछ बच्चों को पता है तो यहां ध्यान रखना इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। अब देखो जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ क्या रेशो देखते हैं हम, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशो देखते हैं आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1 इन 4 गाफ रूल। लेकिन आरएनए में हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि मोर देन 70% से ज्यादा लिव स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो वो कहाँ है। ऑप्शन दे रखा है डेनमार्क है, सेकंड इंडिया है, थर्ड चाइना है एंड फोर्थ है इंडिया एंड चाइना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताओ, जल्दी से आंसर करना और करेक्ट आंसर करना है आपने। वेरी गुड पराकृति। और बच्चे बताइए, गुड मॉर्निंग। और बच्चे बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो मोर देन 70% ऑफ लिव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन डेनमार्क, इंडिया, चाइना, इंडिया एंड चाइना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट। वेरी गुड एवरीवन, गुड हिमांशी, देवांशी, यश, राज, रिया, अनिल, वेरी गुड। तो यहां बात करें क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखो, असर्शन दे रखा है म्यूटेशंस आर नॉन डायरेक्शनल। असर्शन में ध्यान रखना, म्यूटेशंस को बोल रहे हैं नॉन डायरेक्शनल। रीजन दे रखा है डार्विन्स स्मॉल वेरिएशन आर डायरेक्शनल। और रीजन क्या दे रखा है इन्होंने कि जो डार्विन के स्मॉल वेरिएशंस थे ये डायरेक्शनल थे। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड में दे रखा है असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड दे रखा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ में दे रखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, असर्शन रीजन है, आराम से पढ़ के आंसर करना। असर्शन है म्यूटेशन आर नॉन डायरेक्शनल और रीजन है डार्विन्स स्मॉल वेरिएशन आर डायरेक्शनल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। म्यूटेशंस की बात करें तो भाई रैंडम होते हैं। म्यूटेशन इन सोमैटिक टिश्यू कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। म्यूटेशन जो भी सोमैटिक टिश्यू में आएगा वो अगली जनरेशन तक नहीं जाता। म्यूटेशन को जाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए एटलीस्ट जर्म सेल में प्रेजेंट होना चाहिए। डार्विन वेरिएशन की बात करें आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल बिकॉज विद एन एक्यूमुलेशन ऑफ माइनर वेरिएशन, की जैसे ही माइनर वेरिएशन भी एक्यूमुलेट होगा स्पेशिएशन हैपन प्रोग्रेसिवली ओवर अ नंबर ऑफ जनरेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो गया। चलते हैं 21 की तरफ। देखो मिलर का एक्सपेरिमेंट याद करना। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था
प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर थ्योरी, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट से क्या बात साबित हुई थी, कौन सी थ्योरी उसने एविडेंस दिया था, प्रोवाइड एविडेंस फॉर थ्योरी। ऑप्शन दे रखा है केमिकल इवोल्यूशन, सेकेंड है यहाँ ए बायोजेनेसिस, थर्ड है यहाँ बायोजेनेसिस एंड फोर्थ है स्पेशल क्रिएशन। ध्यान रखो आपने मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आपने, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। आंसर करिए फटाफट। मिलर एक्सपेरिमेंट अगर याद हो तो मिलर एक्सपेरिमेंट में किस चीज को लेके एविडेंस प्रोवाइड किया गया था, किस थ्योरी को प्रूव किया गया था। चलो चलो करेक्ट आंसर, किसको प्रूव किया था भाई, कौन सी थ्योरी को एविडेंस दिया था। मिलर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहां पर करेक्ट आंसर केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट किया गया था। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाज गिवन एंड प्रूव्ड बाय मिलर एक्सपेरिमेंट। 22 पे चलते हैं। देखो जेनेरा लाइक सेलिजिनेलिया एंड सल्वेनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एज। बताओ ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं जो दो टाइप के, दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। हेट्रोस्पोरस बोलोगे, होमोस्पोरस बोलोगे, हेट्रोसोरस या फिर होमोस्पोरस। करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से, क्या दे रखा है आपको, जेनेरा में सेलिजिनेलिया दे रखा है और सल्वीनिया, और बोल रहे हैं कि ये दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे, फटाफट से आंसर कर देना। ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है। गुड, यहां से वेरी गुड। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं। अब बात करें द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर, तो क्या कहलाते हैं, ये होमोस्पोरस प्लांट कहलाते हैं। यहां देखने को मिलते हैं हमें टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे हेट्रोस्पोरस प्लांट में। नेक्स्ट चलते हैं 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट ग्राउंड। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि गिवन ऑप्शन में से कौन से फॉरेस्ट प्लांट है जो कंट्रोल करेंगे लाइट कंडीशन ग्राउंड पे। ऑप्शन दे रखा है क्लाइंबर्स, सेकंड है शर्ब्स, थर्ड दे रखा है टॉल ट्रीज एंड फोर्थ दे रखा है हर्ब्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो फटाफट से बताओ क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर जो टॉल ट्री प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे लाइट की कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 24 की तरफ। क्या है, द फैक्ट दैट अ प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद पायरामिडिन। ये बोल रहे हैं कि प्यूरिन की बात करें तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पायरामिडिन से ही क्यों पेयर अप होता है, बेस लीड टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स में हमेशा प्यूरिन की और पायरामिडिन की बॉन्डिंग क्यों देखी जाती है, क्या रीजन है इसके पीछे। ऑप्शन दे रखा है द एंटी पैरेलल नेचर, सेकंड है सेमी कंजर्वेटिव नेचर, थर्ड है यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए, और फोर्थ है यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस वजह से हमेशा प्यूरिन जो है वो पायरामिडिन से ही बेस करता है, पायरामिडिन से ही पेयरिंग करता है। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। अरे ऑप्शन पढ़ के आंसर करना है, ऐसे नहीं है ABCD में शुरू हो गए। और बच्चे बताओ भाई क्या होगा, किस वजह से होता है। यहाँ पे प्यूरिन हमेशा पायरामिडिन से ही क्यों बेस पेयरिंग करता है, रीजन होगा इसके पीछे। करेक्ट बताओ क्या होगा, आराम से ऑप्शन पढ़ लो, आंसर कर लेना। वेरी गुड शेफाली। और बच्चे बताइए। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है ताकि यहाँ पर जो डीएनए के डायमीटर की बात करें वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे, डायमीटर की विड्थ की बात करें तो बिल्कुल कांस्टेंट रहे। तो करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए। क्योंकि अगर आप प्यूरिन और पायरामिडिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक डबल रिंग दिखेगी आपको और एक सिंगल रिंग दिखेगी। तो अगर डबल से डबल पेयर हो जाएगी तो कहीं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा सा हो जाएगा, और अगर सिंगल से सिंगल पेयर होगी तो उस जगह वो नैरो हो जाएगा। तो हमेशा इसी वजह से प्यूरिन पायरामिडिन से ही पेयरिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इन सम प्लांट थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर टर्म्ड एज। यहाँ पे बात करें कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं,
कुछ ऐसे फ्रूट है जहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन में हमें थैलेमस का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो ये फ्रूट्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्या टर्म दोगे इन्हें, फॉल्स फ्रूट बोलोगे, एग्रीगेटेड फ्रूट बोलोगे, ट्रू फ्रूट बोलोगे, या फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड अनन्या, गुड राज, वेरी गुड अनिल। और बच्चे बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमें किसमें देखने को मिलता है? एप्पल में। एप्पल में आप देखोगे तो एप्पल में जो आप खाते हो वो क्या है? थैलेमस कंट्रीब्यूट करके उसको फ्रूट बनाता है। चलते हैं 26 की तरफ। 26 क्या है? अ बैक्टीरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए that was generated using a human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. रीजन दे दो किस क्या होगा? रीजन कुड बी, क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, दैट वाज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन, जहां पे किसका इस्तेमाल करा? ह्यूमन जीन का यूज करा। However, transformed cell did not produce the desired protein. लेकिन इसके बाद भी जो ट्रांसफॉर्मेड सेल थी वो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन नहीं बना पाई। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। सेकेंड है अमीनो एसिड कोडोन्स फॉर ह्यूमन एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट। थर्ड है ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया। एंड फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ यहां पे लिख देती हूं, ऑप्शन फोर्थ है। फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर बताओ कि यहां पर आपने इतना रिकॉम्बिनेंट तैयार भी करा लेकिन उसके बावजूद भी जो आपको डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए था वो नहीं बन पा रहा। ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर करेंगे सभी। ऐसा क्यों है? ऑप्शंस ध्यान से पढ़ के आंसर करना। ऑप्शन नंबर 4 लिख दिया है भाई। ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट बताओ, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू डीएनए ऑफ अ होस्ट दैट विल प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन। तो यहाँ पे बात करें कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं क्या करते हैं? हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में अपना एक डिजायर्ड जीन लगाते हैं जिससे हम हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें इंड्यूसिंग अ क्लोन्ड यूकैरियोटिक जीन टू फंक्शन इन अ प्रोकैरियोटिक होस्ट कैन बी डिफिकल्ट समटाइम। अब देखो कौन सा जीन था? ह्यूमन जीन बोल रहे थे और उसे बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे थे। यानी कि ये जो यूकैरियोटिक जीन है कई बार प्रोकैरियोटिक होस्ट में डिफिकल्टी दिखाता है, फंक्शन नहीं करता। रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स। तो प्रेजेंस की किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक जीन के पास इंट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ये प्रोकैरियोटिक में डिफिकल्टी करता है। इन यूकैरियोटिक जीन may prevent correct explanation of these genes in prokaryotic which lack RNA splicing machinery। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। 27 पे चलते हैं। which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil। तो यहाँ पे बात करें कि आपने पढ़ा होगा पोलन को हम एज अ फॉसिल प्रिजर्व कर सकते हैं, तो किस वजह से कर सकते हैं? ऑप्शन दे रखा है ऑयल कंटेंट, सेल्यूलोसिक एंटाइन, पोलन किट एंड फोर्थ है यहाँ स्पोरोपोलिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ले लो भाई स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यहां पे
बिल्कुल करेक्ट। यहाँ बात करें तो पॉलन एज फॉसिल किस वजह से प्रिजर्व हो सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। सबसे हार्ड मटेरियल है आज तक के टाइम में, ना ही इसे केमिकल ट्रीटमेंट से डिग्रेड करा गया है, ना ही किसी और ट्रीटमेंट से, टेम्परेचर वगैरह, एसिड वगैरह किसी से भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। 28 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज? सेलेक्ट करो यहाँ पे कौन सी फंगल डिजीज नहीं है, नॉट अ फंगल डिजीज। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन 1 है रस्ट ऑफ व्हीट, सेकंड है स्मट ऑफ बाजरा, थर्ड दे रखा है ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर्स एंड फोर्थ है रेड रूट ऑफ शुगर कैन। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे यहाँ आ जाओ, बातें बाद में कर लेना भाई। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज? कौन सी फंगल डिजीज नहीं है, कौन सी फंगल डिजीज नहीं है गिवन ऑप्शन में से? फर्स्ट बोल रहे हैं रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ बाजरा, ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर एंड रेड रूट ऑफ शुगर कैन। तो करेक्ट आंसर, गुड अनिल, गुड मॉर्निंग। और बच्चे बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो चलो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर जो सारी दे रखी थी वो फंगस से कॉज होती थी, लेकिन यहाँ बात करें ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसे कौन कॉज करता है? ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से ये डिजीज होती है। 29 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, यहाँ आपको बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। ऑप्शन दे रखा है सिंगल स्टैंडर्ड, सेकंड है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, थर्ड दे रखा है सर्कुलर स्ट्रक्चर और फोर्थ है स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर गिवन ऑप्शन में से कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? चलो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? कौन सा ऑप्शन की बात करें तो वो फीचर नहीं है प्लाज्मिड का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड संध्या, वेरी गुड अनन्या, लक्ष्मी, राज, सोनाली, गुड अनिल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे हम बात करें, हमने जो फीचर्स पढ़े हैं उसमें से हमने जो पढ़ा है वो हमने सारे पढ़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी पढ़ा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर भी है, स्मॉल एंड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड भी है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड कहीं नहीं पढ़ा क्योंकि ये इसका फीचर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG। देखो यहाँ आपने जेनेटिक कोड में पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सी यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू AUG। तो क्या दे रखी है? फर्स्ट, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन ओनली, सेकेंड है इट ऑल्सो एन इनिशिएशन कोडोन, थर्ड है इट कोड्स फॉर मेथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? आपको करेक्ट आंसर करना है, ध्यान से आंसर करना। तो किसके अकॉर्डिंग आंसर करना है? AUG को लेकर पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। गुड, वेरी गुड संध्या, गुड लक्ष्मी, लकी, शेफाली, गुड, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बात करें क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो सारी ही बिल्कुल सही है। चलते हैं 31 की तरफ। द फिनोमिना वेयर इन ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अब ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन है फिनोमिना वेयर इन, जहां ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थिनोकार्पी बोलोगे, एपोमिक्सिस बोलोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका करेक्ट आंसर कर देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू, जहां पे ओवरी फ्रूट में बदलती है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? गुड एवरीवन, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर की बात करें, क्या फिनोमिना है भाई? ये हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। चलते हैं 32। द वाइटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो इसके अंदर कौन से विटामिन का कंटेंट बढ़ता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई। करेक्ट आंसर फटाफट, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर?
चलो चलो ठीक है, पता है ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, विटामिन B12 जो है इसकी बात करें तो इसको बढ़वाया जाता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़वाई जाती है कर्ड की। 33 पे चलते हैं। 33 क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। तो यहाँ पे आपने जब आप बायोटेक पढ़ रहे होंगे, उस बायोटेक में आपने पढ़ा होगा कि वहां पे कुछ ऐसे मेथड्स थे जिसका हम यूज करते हैं, उसी में से था एक हीट शॉक मेथड। तो यहाँ पे बताओ क्या करवाना चाहते हैं अगर इसका यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा है बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल। सेकेंड है अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। थर्ड दे रखा है अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांसेंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। एंड फोर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा भाई? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे जो बैक्टीरिया को हीट शॉक दिया जाता है वो किस वजह से दिया जाता है? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हीट शॉक इसलिए देते हैं, केमिकल मेथड, द सेल इज ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, ट्रीट करते हैं जैसे कैल्शियम हो गया। ये क्या करता है? विच इंक्रीज द पोर साइज इन सेल वॉल and cells are incubated with recombinant DNA on ice followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेल्सियस and then putting it back on ice। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? हीट शॉक। और क्या हेल्प करता है? ये हमारी हेल्प करता है ताकि जो सेल्स है वो डीएनए का अपटेक कर सके। 34 पे चलते हैं। Which of the following taxon show maximum species diversity? सेलेक्ट कर लो और बता दो यहाँ पे कौन सा टेक्सॉन है मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी दिखाएगा। फिशेज है, सेकंड दे रखा है बीटल्स, थर्ड है ऑर्चिड एंड फोर्थ दे रखा है आंट्स। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। एग्जाम में भी जय श्री राम ही चलेगा, जय श्री राम बोल के ही ना तभी तुक्के लगेंगे कि ये वाला होगा और ये वाला होगा। करेक्ट बताओ आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताएंगे? चलो चलो आ जाओ। गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बताना है? मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी बतानी है। चलो ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ ध्यान रखना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बीटल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट किसे रिप्रेजेंट करता है? बीटल्स लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है या ऑल ऑफ अबव। अच्छे से पता होगा कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज कौन सा स्टेप होता है भाई? करेक्ट आंसर, पढ़ाई कर लो, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, आंसर देने आओ, इनसे इन पे ध्यान मत दो भाई, ये ऐसे ही है और ये इसी तरह ही आएंगे। चलो करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहां हमारा 2 करेक्ट होगा। क्या करता है? इलोंगेशन में हेल्प करवाता है। 36 पे चलते हैं। 36 क्या है? ध्यान से आंसर करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से आंसर करना। देखो क्वेश्चन क्या है? इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। ये क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लावर है जहां पर मेगास्पोर मदर सेल बिना मियोसिस करे मेगास्पोर्स बना रही है, बिना मियोसिस के। एंड इफ वन ऑफ मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सेक। अब यही मेगास्पोर जो बिना मियोसिस के बना है यही एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो जाए, इट न्यूक्लियाई वुड बी। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, a few haploid and few diploid and 4 दे रखा है with varying ploidy। करेक्ट आंसर, मियोसिस नहीं हुआ, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि मियोसिस नहीं हुआ तो प्लॉइडी याद करो क्या होगी? प्लॉइडी क्या होगी? और जब आपको प्लॉइडी समझ आएगा
तब आंसर कर देंगे आप, बिल्कुल करेक्ट। आ जाओ भाई, यहाँ आंसर कर लो। गुड रमेश। वेरी गुड प्राकृति। और बच्चे बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। वो आपसे क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में? क्वेश्चन आपको दे रखा था कि मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर्स बना रही है लेकिन मियोसिस नहीं हो रहा। मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो 2n है। अब मियोसिस नहीं हो रहा तो इससे जो मेगास्पोर बनेंगे वो सारे कैसे होंगे? 2n ही होंगे। और यही अगर कोई एक इनमें से आके एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो गया तो इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा भाई? डिप्लॉयड ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 पे। Which of the following is not used as a biopesticide? यहाँ बताना इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसे हम बायोपेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन दे रखा है ज़ेंथोमोनास, सेकंड है बेसिलियस थ्यूरेंजेनेसिस, थर्ड है ट्राइकोडर्मा एंड फोर्थ है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रॉन वायरस। करेक्ट आंसर किसे हम एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज नहीं करते? बताओ जी क्या होगा करेक्ट? आंसर कर लो, बंद कर दो बातें, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, पता है, ठीक है। यहाँ देखो आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा बायोपेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अभी आप देख कर आए थे ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है वो बैक्टीरियल स्पीशीज और डिजीज कॉज करता है। 38 पे चलते हैं। डैश इज द फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। तो बताना क्या है गिवन ऑप्शन में से। यहां ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट मेजर कॉज बताना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऑप्शन दे रखा है को एक्सिस्टेंस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो करेक्ट डैश इज द फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे और सेशन को लाइक कर दो इसी बात पे। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है, इसे कंफ्यूज मत करना। वो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा भाई? गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे वो आपसे फर्स्ट मेजर कॉज पूछ रहा है, तो फर्स्ट मेजर कॉज में ध्यान रखना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट मेजर कॉज है स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होने का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक एक्शन? यहाँ पे पॉलन एक्साइन दे रखा है, लीफ क्यूटिकल है, कॉर्क है एंड वुड फाइबर। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा है जो रेजिस्टेंट है एंजाइमेटिक एक्शन को लेके? एंजाइमेटिक एक्शन को लेके कौन सा रेजिस्टेंट है? अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जहां आपने मटेरियल पढ़ा, अगर आपको याद होगा वो मटेरियल कहां लगता है, क्या हेल्प करता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर करना है, करेक्ट आंसर। वेरी गुड अनन्या। ठीक है, तो यहां बात करें करेक्ट क्या हो जाएगा? पॉलन एक्साइन। आप जानते हैं स्पोरोपॉलन इनकी बनी होती है जिसकी वजह से कोई खास एंजाइम एक्शन नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस? बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है एपीकल्चर का जिसे कॉस्मेटिक और पॉलिशेस में यूज किया जाता है? हनी होगा, ऑप्शन दे रखा है ऑयल, थर्ड है वैक्स एंड फोर्थ दे रखा है रॉयल जेली। तो करेक्ट बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉस्मेटिक एंड पॉलिश में कौन सा यूज किया जाता है? ध्यान से आंसर करना, ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अरे अगले पे आ जाओ भाई, अगले पे आ जाओ। करेक्ट आंसर? अरे हनी नहीं है भाई, मैंने उसे टिक कर दिया तो आप उसे आंसर क्यों करने लगे हो? गुड फ्रेंड्स, देखो यहां ध्यान रखना। वेरी गुड हिमांशी। यहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं? यहां पे इस्तेमाल करते हैं बी वैक्स का। बी वैक्स की बात करें, यूज इन इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड। ध्यान रखना। और हनी की बात करें तो फूड है हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का एंड ऑल्सो फाइंड यूज इन मेडिसिन। कहाँ पे देखा जाता है? मेडिसिन में हनी का यूज देखा जाता है। 41 पे चलते हैं। राइसिंग ऑफ डो इज ड्यू टू, फटाफट बता दो ये जो राइसिंग ऑफ डो है किस वजह से होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईस्ट,
प्रोडक्शन ऑफ CO2, एमल्सिफिकेशन, 4 दे रखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट फ्लोर स्टार्च इनटू शुगर। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नहीं भाई, यहां पर जो बी वैक्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स वगैरह में। हाँ, पतंजलि कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। कितना दिमाग चलता है फालतू चीजों में। करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ CO2 की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, राइजिंग ऑफ डो देखने को मिलता है। 42 पे चलते हैं। अपेयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, अपेयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है, अडैप्टिव रेडिएशन, ट्रांसडक्शन, प्री एक्सिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है अपने। पढ़ लो क्वेश्चन, आराम से आंसर करो। करेक्ट आंसर बताओ। अपेयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये, गुड। और बच्चे बताओ, करेक्ट आंसर की बात करें तो ध्यान रखना ये किसका एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या था, प्री एक्सिस्टिंग वेरिएशन इन पॉपुलेशन, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 पे। 43 है, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। देखो माइकोराइजा की बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, हायर प्लांट का देखने को मिलता है फंगस के साथ, हायर प्लांट रूट का देखने को मिलता है यहाँ फंजाई के साथ, इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। अब बताओ यहाँ पे डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट, ये काफी बेनिफिट प्रोवाइड करता है होस्ट प्लांट को, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखा है एनहेंसिंग इट्स फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी, सेकेंड है इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉ, और थर्ड दे रखा है एनहेंसिंग द रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, एंड फोर्थ है इंक्रीजिंग इट रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये तीनों काम होते हैं, यहाँ बेनिफिट मिलता है होस्ट को, लेकिन ये कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं करता। चलते हैं 44 की तरफ। 44 क्या है, देखो असर्शन दे रखा है सेक्रेटेड ग्रुप्स आर हाईली प्रोटेक्टिव। बिल्कुल सही बात है भाई, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। रीजन है देयर आर रिलीजियस इंपॉर्टेंस टू द कम्युनिटी। अब बताओ ये बात करेक्ट है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। सेकेंड है असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फोर्थ दे रखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताओ। देखो क्या दे रखा है, असर्शन दे रखा है सेक्रेटेड ग्रुप्स आर हाईली प्रोटेक्टेड, रीजन दे रखा है दे आर रिलीजियस इंपॉर्टेंस टू कम्युनिटी। करेक्ट, वेरी गुड एवरीवन। चलो किसी का तो असर्शन रीजन के आंसर करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेक्रेटेड ग्रुप्स की बात करें, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है बट सर्टेन कम्युनिटीज बिकॉज दे आर ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस टू कम्युनिटी, इसी वजह से ये कम्युनिटी इसे प्रोटेक्ट करती है। चलते हैं 45। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, कौन सा ऑप्शन है जहां पर सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दे रखी। ऑप्शन 1 में दे रखा है गोनेरिया, मलेरिया, जेनाइटल हैप्स, सेकंड है एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, थर्ड दे रखा है कैंसर, एड्स, सिफिलिस, एंड फोर्थ है गोनेरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हैप्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप सेलेक्ट करना है जहां सारे के सारे ही क्या हो, सारे के सारे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो। करेक्ट आंसर बताओ भाई, और सेशन को लाइक कर देना और फटाफट से आंसर करो।
गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो करेक्ट आंसर बात करें, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ गोनेरिया की बात करें और सिफिलिस और जेनाइटल हेरेप्स, ये तीनों के तीनों ही क्या है? सेक्सुअली डिजीज है। 46 पे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना। 46 क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विथ टाइम शो स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, यहां थे टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन आर, कौन से पढ़े हैं आपने? एक पढ़ा है एक्सपोनेंशियल और दूसरा पढ़ा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, बोल रहे हैं कि जब रिसोर्सेज की बात करें अनलिमिटेड है, ईच स्पीशीज हैज एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल, यानी कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो जो भी स्पीशीज है उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि अपने मैक्सिमम नंबर में ग्रो कर सके। देन द पॉल्यूशन ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल फैशन व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी, ग्रोथ कर्व्स शो एन इनिशियल स्लो रेट एंड देन इट एक्सेलरेट एंड फाइनली स्लो शो गिविंग द ग्रोथ कर्व विच इज सिग्मॉइड। तो यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है आपको। ऑप्शन दे रखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर इन ऑर्गेनिज्म सच एज, सेकेंड दे रखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ इज मोर रियलिस्टिक, थर्ड है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैज टू फेज लैग एंड लॉग, एंड फोर्थ है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन पासेस वेल बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो इसे यहां से कंप्लीट करना है। कौन सी स्टेटमेंट इसे कंप्लीट करेगी? पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। क्लियर है? फटाफट से आंसर कर दो। कौन सी स्टेटमेंट इसे कंप्लीट करेगी? फोर्थ शो नहीं हो रहा है? अरे फोर्थ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, फोर्थ आधा नजर आ रहा है। पासेस वेल मैं आगे लिख देती हूं। यहां देख लेना, बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। करेक्ट आंसर बताओ फटाफट से, फटाफट से देख लो। मैं साइड हो जाती हूँ, साइड हो जाती हूँ, देख लो। करेक्ट आंसर बता दो फटाफट, क्या हो जाएगा? पढ़ लिया होगा अब तक, तो आंसर करने स्टार्ट कर दो भाई। देखो जो आपके सामने पूरा पैराग्राफ था ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। यहां नहीं है कि आपको जो इसमें करेक्ट लग रही है वो आप करो, उस ऊपर वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपने। करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? चलो चलो देखते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखो, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ जो पैराग्राफ गिवन था आपको उसे कंप्लीट करना था कि गिवन स्टेटमेंट से कौन सा बिल्कुल सूट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। गिवन है यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ करेक्ट इक्वेशन सेलेक्ट करना जो रिप्रेजेंट करता हो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को। पहली क्या दे रखी है? डी एन बाई टी टी इक्वल्स टू आई एन। सेकेंड दे रखी है डी एन बाई टी टी इक्वल्स टू आर एन ब्रैकेट के माइनस एन बाई के। थर्ड है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। एंड फोर्थ में है फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से किसको बताना है आपको? एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। जल्दी से आंसर करें सभी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर करना है फटाफट से। गुड खुशी। और बच्चे बताओ। देखो आपको क्या सेलेक्ट करना था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन कर्व के लिए करेक्ट इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, कौन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एनसीईआरटी उठा के देख लेना, जिनके दिमाग नहीं चल रहे हैं ना, एनसीईआरटी उठा के देख लेना। करेक्ट आंसर ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये जो दो इक्वेशंस दे रखी थी यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों की दोनों ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो ध्यान से देख लेना इसे। 48 पे चलते हैं। 48 क्या है?
मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम। देख लो किसके बारे में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट के पास क्या है, यहाँ मेल गैमेट के पास है 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। द क्रोमोसोम नंबर इन फीमेल गैमेट, तो यहाँ आपको बताना है कि फीमेल गैमेट में कितना होगा। इसी के साथ साथ जायगोट में बताना है, और इसके बाद आपको बताना है सेल्स ऑफ सीडलिंग कितना नंबर होगा क्रोमोसोम का, सेल्स ऑफ सीडलिंग। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अरे यहाँ आंसर कर लो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो गया लेकिन आपको आंसर तो मिल गया ना, उसका ध्यान रखो और कोशिश करना कि अगर आगे इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। फटाफट से यहाँ आंसर कर दो। गैमेट, मेल गैमेट का बता रहा है कितना है, देखो मेल गैमेट का 12 बोल रहा है तो सीधी सी बात है फीमेल गैमेट का भी 12 होगा। अब मेल और फीमेल का 12 है तो जायगोट का कितना होगा 24। और यहाँ सेल्स ऑफ सीडलिंग कब बनेंगी भाई, जायगोट बनने के बाद ही बनेंगी, तो इसका भी कितना होगा 24। तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा 12, 24, 24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज जनरली डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो आप इसे इस इक्वेशन से ड्राइव करते हैं। व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन। ध्यान से, जहां आपने इक्वेशन देखी होगी वहां पे लिखा है एनसीईआरटी में कि आर जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ यही बताना है कि इस गिवन इक्वेशन में आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन दे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम वाई, सेकेंड है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, थर्ड है कैरिंग कैपेसिटी, एंड फोर्थ दे रखा है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। करेक्ट आंसर आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई आर? चलो चलो ठीक है, पता है आप लोगों को, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अनन्या, राज, मौनी, खुशी, रिया, अनिल, गुड, यश, संध्या, हिमांशी, वेरी गुड गुड, बिल्कुल सही। अनिरुद्ध बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए एंड बी इन द गिवन ग्राफ एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से आपको यहाँ पढ़ना है, इस ग्राफ को देखना है। देखो ए ग्राफ ये रहा और बी ग्राफ एस शेप है, सिग्मॉइड दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन देख लो, कर्व ए शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय इक्वेशन dn बाई dt इक्वल्स टू rn। कर्व बी की बात करें, शोज लॉजिस्टिक ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन dn बाई dt r k माइनस n अपॉन k। थर्ड दे रखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज कंसीडर्ड एज मोर रियलिस्टिक देन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एंड फोर्थ है कर्व ए कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन nt इक्वल्स टू n नॉट ई आर टी। क्या सेलेक्ट करना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। होगी भाई साइड, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ के आंसर कर दो, क्या होगा करेक्ट। करेक्ट आंसर करना है, स्टेटमेंट आपके सामने है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ध्यान से, अरे क्या कर रहे हो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है मेरे भाइयों और बहनों, करेक्ट आंसर कर दो प्लीज, ऐसी गलतियां मत करो। चलो ठीक है, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। रीजन, सिंस रिसोर्सेज ऑफ ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग, सूनर और लेटर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड टू बी मोर रियलिस्टिक। अब देख लो यहाँ पे क्या दे रखा था, ये कह रहे थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज कंसीडर्ड एज मोर रियलिस्टिक देन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। चलो चलो, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है।